न्यूटन लॉ। न्यूटन के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड जिसका अपना कुछ मास है वो एक दूसरे पर आकर्षण का फोर्स लगाते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सपोज यहाँ पर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ये दोनों एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर हैं। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और ये गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के इस चिन्ह को इक्वल टू में चेंज करने पर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं F इक्वल टू G m1 m2/r स्क्वायर न्यूटन। यहाँ पर जो G है इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से न्यूटन ने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ऑब्जेक्ट के वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है r, ये हमेशा वस्तु के सेंटर से कंसीडर की जाती है, न कि किसी एक किनारे से। तो जो r होगा ये इन दोनों जो स्फेरिकल पिंड है, प्लेनेट है यहाँ पे बनाए हुए, इनके सेंटर से कंसीडर की जाएगी। सपोज ये अर्थ है जो अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है। अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर एक एप्पल है जो अर्थ की ओर सरफेस की ओर गिर रहा है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक एप्पल और एक अर्थ। तो न्यूटन के अनुसार ये दोनों एक दूसरे पर समान गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, यानी अगर अर्थ एप्पल पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा रही है तो एप्पल भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण फोर्स अपनी ओर लगाएगा। अगर मैं एप्पल के गुरुत्वाकर्षण बल को Fa से कंसीडर करूं और अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल को Fe से कंसीडर करूं तो ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। बट वास्तव में क्या होता है कि हमें एप्पल पृथ्वी की ओर गिरते हुए दिखाई देता है, न कि पृथ्वी एप्पल की ओर, जबकि दोनों एक दूसरे पर समान अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, समान ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एप्पल का मास है, अगर मैं इसे ma से डिनोट करूं तो ये बहुत 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 ज्यादा अर्थ के मास से कम होता है, यानी एक प्रकार से लगभग नेग्लिजिबल मास होता है एप्पल का टू रिस्पेक्ट द अर्थ। तो न्यूटन्स के गति के द्वितीय नियम के अनुसार A इक्वल टू होता है F/m, यानी अगर जो एक्सेलरेशन है, जो गति है, वो फोर्स के तो मल्टीप्लाई होती है बट मास के इनवर्सली इक्वल प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर जो एप्पल का मास है, फोर्स दोनों का बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का इक्वल है। अर्थ भी इतना ही एप्पल पे लगा रही है जितना एप्पल अर्थ पे लगा रहा है, बट जो मास है वो एप्पल का बहुत कम है। इस कारण से जो एक्सेलरेशन है एप्पल के द्वारा अर्थ पे लगाया गया, वो अर्थ के द्वारा एप्पल पे लगाए गए एक्सेलरेशन से बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं एप्पल के एक्सेलरेशन को a1 कंसीडर करूं और पृथ्वी के द्वारा एप्पल पे लगाए गए एक्सेलरेशन को a2 कंसीडर करूं तो ये बहुत ही ज्यादा कम है, यानी एकदम नेग्लिजिबल है। तो रियल लाइफ में हम इसे डिनोट कर ही नहीं सकते हैं। इस वजह से
इसी कारण ये जो त्वरण है ये बिल्कुल ही कम है, जिसे हम डिनोट कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जो ये सेब है ये पृथ्वी की ओर गिरता है, न कि पृथ्वी सेब की ओर जाती है। तो यही वजह है कि यूनिवर्स में जो बड़ा प्लेनेट होता है, जिसका मास अधिक होता है जिस भी ऑब्जेक्ट का, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अर्थात मून हमेशा पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, न कि पृथ्वी मून की ओर गिरती रहती है। इसी प्रकार सोलर फैमिली में सबसे ज्यादा मास सन का होने के कारण प्रत्येक प्लेनेट अपने अपने मास के अकॉर्डिंग स्पीड से सन की ओर गिरते रहते हैं। तो इस प्रकार से समान अट्रैक्शन फोर्स लगने के बावजूद भी अर्थ पर एप्पल गिरता है, मतलब एप्पल अर्थ की ओर गिरता है। थैंक यू।